हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज के फिल्म लेट नाइट कहानी की शुरुआत वियतनाम से हुई। हम एक लड़के को समुंदर के सामने खड़ा देखते हैं जो उन लहरों को खामोशी से सुन रहा है। इस लड़के का नाम जियांग है। शायद इसे एक नौकरी की तलाश है और ये अपनी इस घिसी पिटी ज़िंदगी से काफ़ी निराश मालूम पड़ता है। हम देखते हैं वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुका। घंटी बजाने पर एक महिला बाहर आई। उसके पूछने पर जियांग ने उसे एक कागज़ पकड़ा दिया। शायद से ये कोई सिफारिशनामा था, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए एक शेफ़ असिस्टेंट की जगह खाली थी। उस महिला का नाम जिम है। वो यहीं काम करती है। जिम उसे भीतर ले गई। अंदर से रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और वहाँ रखी शराब की बोतलें देख पता चलता है कि लोग यहाँ शराब पीने भी आते हैं। जियांग सोचने लगा, बस एक बार उसके यहाँ रहने खाने का बंदोबस्त हो जाए, फिर तो मामला सेट है। तभी सीढ़ियों से उस रेस्टोरेंट का मालिक डैंग उतरा। जियांग ने उसे अपने पास का वही कागज़ उसे दिखाया। जियांग ने उसे अपने काम के बारे में बताया कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है। डैंग बस उसे सुनते जा रहा था। स्वभाव से काफ़ी अलग किस्म का इंसान मालूम पड़ता है। ज़्यादा बात करना उसे पसंद नहीं, पर जियांग ने उससे कुछ भी छिपाया नहीं और खुलकर बता दिया कि वो इन कामों में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। डैंग को भी इस वक्त आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। अचानक से जियांग की नज़र घर की पहली मंजिल पर गई। उसने देखा घर की खिड़की से कोई महिला झांक रही है, पर जियांग की नज़र वहाँ जाते ही उसने खिड़की बंद कर ली। हम देखते हैं वहाँ उसके रेस्टोरेंट में दो शख्स और काम करते हैं, अहमद और मीन। अहमद ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता। वहीं मीन बिल्कुल उससे अलग किस्म का इंसान है। मीन वहाँ एक कसाई के तौर पर काम करता था। रोज़ वो कम से कम 3 से 4 बकरियों का गला रेत देता। जियांग ने सिगरेट जलाने के लिए उसे अपनी लाइटर थमा दी। अब उसे यहाँ रहना था तो मीन से ही दोस्ती करना उसने सही समझा। अहमद ने उसे खाना दिया और कहा, इसे ख़त्म करके काम पर लग जाओ। जियांग के लिए ये जगह बिल्कुल नई थी और नए लोग। यहाँ लोगों के साथ तालमेल बैठने में थोड़ा वक्त लगेगा। जियांग जब वहाँ बैठ खा रहा था तो फिर उसे एहसास हुआ कि ऊपर के घर से उसे कोई झांक रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो कोई वहाँ नहीं था। पर जियांग को इतना पता था कि ऊपर ज़रूर कोई महिला है। दिन भर के थकान से थका हुआ डैंग रात स्नान करता। हम देखते हैं जो महिला जियांग को भीतर लाई थी, जिम, वो कोई और नहीं, रेस्टोरेंट मालिक डैंग की ही रखैल स्त्री है, जो इस रेस्टोरेंट में काम करती और साथ ही उसके वासना की पूर्ति भी करती। उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। डैंग ने कभी उसे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। इसकी वजह साफ पता चलती है। डैंग अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिस दुनिया में वो खुद को सबसे महान मानता है। काफ़ी साल पहले ही पहली पत्नी गुजर चुकी। उसके बाद उसने शादी की ही नहीं। यहाँ हम देखते हैं रात जियांग और वो दोनों नौकर एक ही कमरे में सोते। रात मीन ने कहा, आ जाऊँ खेले, पर जियांग ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसे इस तरह के खेलों में कोई रुचि नहीं और ना ही उसके पास दांव पर लगाने को पैसे हैं। मीन ने कहा, अपनी लाइटर मेरे पास गिरवी रख दो, पर जियांग ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं। मीन ने फिर कहा, ठीक है, समय बिताने के लिए ही खेल लो, इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक खेल खेला। मीन काफ़ी अलग था, बिल्कुल जो हमेशा अपनी ही मस्ती में डूबा रहता, जो इस जीवन को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं। और मीन इस जगह बरसों से काम करता है, वो कहीं और गया भी नहीं। जिम रोज़ ऊपर कमरे की सफाई करके बाहर आ जाती, उसके बाद उस कमरे में डैंग जाता, पर हमें कुछ साफ पता नहीं चलता और ये हर रोज़ का नियम था। और वो दिन मैं कई दफ़ा उस कमरे में जाता। यहाँ दूसरे दिन जियांग सुबह होते ही काम पर लग गया। उसने मीन को बकरे का गला रेतते हुए देखा तो एक वक्त को भीतर से सहम गया। मीन का हृदय पत्थर की तरह बिल्कुल कठोर था। जिम दिन भर मजदूरों की तरह रेस्टोरेंट में काम करती और डैंग अपनी ही दुनिया में खोया रहता। शाम होते ही वहाँ लोगों की आवाजाही हो जाती। वहाँ उन तीनों के अलावा भी और नौकर थे, जो लोगों को खाना और शराब परोसने का काम करते।
डैंग रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों के साथ भी शराब के घूंट लगा लेता। रेस्टोरेंट देर रात तक खुला रहता। वहाँ नशे में धुत एक महिला ने बाहर आकर अपनी नज़र ऊपर घुमाई तो पहली मंजिल की खिड़की से उसे एक लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही वो ज़ोर से चिल्लाई, मानो जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। यहाँ हमें पता चलता है ऊपर कमरे में जो लड़की है वो डैंग की ही बेटी है, जो दोनों पैर से अपाहिज है। उस कमरे में किसी का भी जाना पूरी तरह से वर्जित था। वहाँ सिर्फ डैंग और जिम को ही जाने की मंजूरी थी, पर जिम को भी वो सिर्फ साफ सफाई करने ही जाने देता। उसकी बेटी का नाम लिन है। वो सारा दिन उसी कमरे में कैद रहती। अब उसे लेकर जियांग की उत्सुकता और बढ़ गई। रात जब सब सो गए तो हम देखते हैं जियांग छत के ऊपर चढ़ गया और लिन की खिड़की से झांकने लगा। उसे देख डर गई और उसे जाने का इशारा करने लगी। उसे शायद अपने पिता का डर था कि उसके पिता ने जियांग को यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि किसी का भी इस कमरे में आना और लिन से बात करना पूरी तरह से वर्जित था। जियांग को एहसास हुआ कि कोई कमरे में आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। जिम वहाँ किसी नौकरानी से कम नहीं थी। रात सोने से पहले पैसों का सारा हिसाब करती, उसे लॉकर में रख उसकी चाबी डैंग के गले में टांग देती। यहाँ जियांग आज रात सोया नहीं, वो बस लिन के ही बारे में सोच रहा था। वो बेहद ही खूबसूरत है। रात बातों ही बातों में उसने मीन से पूछ लिया कि मालिक की बेटी का नाम क्या है। मीन ने उसे समझाया कि अगर यहाँ शांति से रहना चाहते हो तो इन सब मामलों में पड़ना छोड़ दो। हम देखते हैं लिन कमरे से बाहर नहीं जाती, बस खिड़की से बाहर के नज़ारों का आनंद लेती और अपने खिलौनों से खेलती। सुबह काम करते वक्त जियांग का मन नहीं लग रहा। उसका ध्यान अब भी लिन पर है। वो सबसे छिपकर छत पर चढ़ गया। उसने देखा डैंग अपनी बेटी के साथ खुले आसमान के नीचे बैठा है। उसने अपने पिता से बीच पर ले जाने का जिक्र किया, पर उसने मना कर दिया कि वो एक दिन उसे वहाँ ज़रूर लेकर जाएगा। हम देखते हैं रोज़ रात उठकर डैंग अपनी बेटी को एक बार देखने ज़रूर जाता। उसी वक्त नीचे अलमारी में एक घंटी होती। जिम उसे बजाकर लिन को पहले ही आगाह कर देती कि उसका पिता ऊपर कमरे में आ रहा है, पर वो ऐसा क्यों करती हमें समझ नहीं आता, और ये सब वो डैंग के गैर जानकारी में करती। सुबह होते ही वो अपनी बेटी के कमरे में चला जाता और 2-4 बातें करके वापस आ जाता। जियांग अक्सर ये खिड़की से छिपकर देखता। अब उसने खिड़की से भीतर आने का भी रास्ता बना लिया था। लिन भी उससे मिलकर काफ़ी खुश होती। जियांग लिन से 3 साल छोटा है। जियांग के गले में एक लॉकेट था जिसका रंग समुंदर की तरह बिल्कुल आसमानी था। लिन को वो काफ़ी पसंद आया। जियांग ने उसे वो निकाल कर दे दिया। उसने उससे इजाज़त मांगी, क्या वो उससे मिलने दोबारा आ सकता है। लिन ने मुस्कुराकर उसके बहादुरी की तारीफ़ की, क्योंकि इस तरह से पहले उससे मिलने इस कमरे में कोई नहीं आया। अगर उसके पिता को पता चला तो वो उसकी जान ले लेंगे। रात हम डैंग को काफ़ी चिंता में बैठा हुआ देखते हैं। उसकी तकलीफ़ हम समझ पाते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं। रात जियांग फिर से उसके कमरे में आ गया। उसके आ जाने से वो काफ़ी डरती कि कहीं उसे किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या होगा, पर जियांग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन पलों में दोनों काफ़ी खुश होते, मानो जैसे उन दोनों के अलावा और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। रात डैंग के आने से पहले ही वो उस कमरे से निकल गया। जियांग रात रात भर सोता नहीं, बस वो लिन के खिड़की की तरफ ही देखता रहता और अपने आने वाले कल के सपने सजाता। वो मीन से भी अक्सर लिन के बारे में ही पूछता, क्योंकि वो यहाँ काफ़ी वक्त से है तो उसे उसकी ज़्यादा जानकारी होगी, पर मीन उसका कोई ठीक से जवाब नहीं देता। लिन रातों में अक्सर गाना भी गाती, जिसकी आवाज़ नीचे तक सुनाई देती। उसका गीत जियांग को काफ़ी पसंद था। उसका गीत सुनते सुनते ही अक्सर उसकी आंखें लग जाती। देर रात अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा तो उनकी बगल में मीन नहीं है। सोचा यही मौका है, लिन को एक झलक देख आऊं। किसी तरह वो ऊपर उसकी खिड़की तक पहुंचा। भीतर जो भी चल रहा था उसे देख उसके होश उड़ गए। वहाँ मीन और लिन शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिन ऐसा कुछ कर सकती है, और उसकी ऐसी भी मजबूरी आन पड़ी
जो उसने इस काम के लिए मीन को चुना। लीन ने भी देखा कि जियांग खिड़की से उसे झांक रहा है, लेकिन इस पर उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि जियांग उसके यहाँ दूसरे नौकरों की तरह ही एक मामूली सा नौकर है। वो नज़ारा देख उसके हाथ पैर कांपने लगे और खिड़की से उसका हाथ फिसल गया और वो छत से नीचे आ गिरा और सभी लोग आवाज़ सुनकर जाग गए। मीन तुरंत निकलकर अपने कमरे में आ गया ताकि उसे कोई देख न ले। डैंग ने जियांग को पकड़ लिया और उसे कमरे में ले जाकर अहमद और मीन पर काफ़ी चिल्लाया कि क्या किसी ने इसे बताया नहीं कि वहाँ जाने की सख्त मनाही है। उसे शक तो हो गया था कि जियांग लीन के कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। सुबह होते ही जियांग फिर से लीन की खिड़की पर आ गया और कल रात को लेकर उससे सवाल करने लगा। क्या वो हर रात ये करती है? पर लीन उससे बात नहीं करना चाहती। उसने जियांग को वहाँ से जाने को कहा, पर आज बिना जवाब लिए वो जाने वाला नहीं। लीन उससे पीछा छुड़ाने लगी। वो काफ़ी शर्मिंदा थी। वो रोने लगी। हम लीन को समझ पाते हैं। उसके भी कुछ सपने थे। वो भी और लोगों की तरह एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहती थी और इस दुनिया को देखना चाहती थी, पर इस चार दीवारी में कैद होकर रह गई और उसके ये दोनों पैर किसी काम के नहीं। उसे खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों और कब करने लगी। उसे इस तरह से देख जियांग भी काफ़ी भावुक हो गया और वहाँ से चला गया, पर उसके मन में मीन के लिए नफ़रत आ गई थी। वो दोस्त कहलाने लायक नहीं। वो मीन को गुस्से से देखने लगा, यहाँ तक कि उसने गुस्से में उसे धक्का भी दे दिया, पर मीन ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता है जियांग थोड़ा नासमझ और जज्बाती है। अब दोनों के बीच बातचीत भी पूरी तरह से बंद हो गई। डैंग बिल्कुल अलग किस्म का इंसान है, घर में एकदम क्रूर और अपने कस्टमर्स के लिए एकदम नर्म। आज तो एक कस्टमर ने उसके खाने की कंप्लेन की। यहाँ का खाना काफ़ी महंगा है हर जगह के हिसाब से, और उसने पैसा डैंग के मुंह पर फेंक दिया। पर डैंग ने ज़मीन पर गिरा हुआ पैसा नहीं उठाया। उसने टेबल पर गिरा हुआ बस एक नोट उठाया। हम देखते हैं रात जियांग और मीन में फिर बात शुरू हो गई, पर दोनों उस रात के बारे में बात नहीं करना चाहते। जुआ खेलते वक्त अचानक से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मीन ने जियांग का गला दबाना शुरू कर दिया। वो चाहता तो आज जियांग का खेल यहीं ख़त्म कर देता, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। लीन दोनों के बीच किसी दरार सी आ गई थी। आधी रात जियांग की नींद खुली और वो लीन के कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ थोड़ी देर बातचीत के बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई और दोनों काम वासना में पूरी तरह से डूब गए। जब रात मीन ने देखा कि जियांग उसके पास नहीं, तो वो समझ गया वो इस वक्त कहाँ होगा, पर वो कुछ कर नहीं सकता। वो भीतर ही भीतर घुटने लगा, जलने लगा आक्रोश की आग में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, मानो जैसी उसके हक की चीज़ किसी ने छीन ली हो। रात थोड़ी देर बाद लीन के कमरे में उसका पिता डैंग आया। वो जाग रही थी। वो उसे देख मुस्कुराया। उसने खिड़की से वो लकड़ियाँ हटाई जिसे हटाकर मीन और जियांग भीतर आते हैं। उसे शक पहले ही था, आज यकीन में बदल गया। यहाँ हर रात कोई आता है। लीन ये देख काफ़ी डर गई। उसे वहाँ जियांग का लाइटर भी गिरा हुआ मिला, पर उसे पता नहीं कि ये किसका है। उसने लीन से सवाल किया कि यहाँ कौन आता है। न बताने पर उसका गला दबाने लगा, पर थोड़ी देर बाद उसने उसे छोड़ दिया। वो सुबह काफ़ी गुस्से में था। उसे शक जियांग पर ही है, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो काफ़ी गुस्से में था। ये देख जियांग के पसीने छूटने लगे। हम देखते हैं आज वो लीन को पास के समुंदर पर घुमाने ले आया है। लीन काफ़ी खुश थी, पर उसके चेहरे पर लगी चोट देख हम समझ जाते हैं कि रात डैंग ने उसे काफ़ी मारा है। हर रात की तरह डैंग आज रात भी बिस्तर से उठा और लीन के कमरे में जाने लगा, और हर बार की तरह जिम ने लीन के कमरे की घंटी बजा दी ताकि लीन अलर्ट हो जाए। यानी कि जिम को भी इस बात की खबर थी कि रात उससे मिलने कौन आता है। पर आज डैंग लीन के कमरे में नहीं गया। उसने घंटी बजाते हुए जिम को पकड़ लिया और उसे पता चल गया कि इसीलिए आज तक उसे कोई मिला नहीं। उसने जिम को काफ़ी मारा। उसके बाद उसे कमरे में मीन मिला। उसने लीन को काफ़ी मारा और सीढ़ियों से ढकेल दिया।
उसके बाद वो फिर से जिम के पास आया और चाकू लेकर उसे धमकाने लगा, पर जिम उससे डरने की बजाय उस पर हंसने लगी कि उस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना सुनते ही वो बौखला गया और वहाँ उसने जिम के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस घर में हर दिन उसकी इज्जत नीलाम होती, ये आज कोई नई बात नहीं थी। रात हम देखते हैं किचन से अहमद को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा तो वो जिम थी जो एक कोने में बैठी रो रही है। थोड़ी देर उसने देखा, वो चाहता था उसके आंसू पोंछना, पर अपनी हैसियत के आगे मजबूर है। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। यहाँ हम देखते हैं सीढ़ियों से गिरने के बाद मीन को काफ़ी चोटें आ गई थी। जियांग ने उसके चोट पर पट्टियाँ लगाई। फिर एक नई सुबह हुई, पर आज काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि इस घर की दीवारों ने जो सालों से राज दबा रखे थे वो अब उजागर हो गए। डैंग एक जगह बैठा न जाने क्या सोच रहा है। रोज की तरह आज वो लीन को बाहर भी नहीं ले गया। लीन के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अब तक रो रही है। उसने अपने सारे खिलौने उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए, क्योंकि उसे बेजान चीज़ों से अब नफरत होने लगी। इंसान और खिलौनों के बीच वो कोई फ़र्क नहीं देखती, दोनों ही बेजान से मालूम पड़ते हैं। शाम हो गई, वो अब तक रो रही है और संगीत गुनगुना रही है। जिम ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर वो समझी नहीं। दूसरे दिन हम देखते हैं डैंग उसे बीच पर ले गया, पर वो अब भी काफ़ी सोच में डूबा है। लीन काफ़ी खुश थी, भला हो भी क्यों ना, बीच उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ से आने के बाद वो दोपहर लीन के कमरे में गया और उसे अपने हाथों से सूप पिलाया। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से नहीं निकला तो जिम कमरे में गई। नज़ारा बिल्कुल हैरान करने वाला था। लीन का बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा था। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उस सूप में जहर था और डैंग शांति से बैठा खिड़की की तरफ देख रहा है। जिम ये देख जोरों से चिल्लाने लगी और उसके सर पर 2 डंडे मारे, जिससे उसके सर से खून आने लगा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। शायद उसे इस बात का पछतावा था। जिम चीखने चिल्लाने लगी। अहमद उसे खींचकर कमरे से बाहर ले गया, क्योंकि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। मीन गुस्सा में आया और उस सूप को डैंग के सिर पर पलट दिया, पर डैंग ने फिर भी उसका जवाब नहीं दिया। लीन की खबर सुनते ही जियांग भागता हुआ कमरे में आया। लीन की लाश देखकर एकदम से सहम गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। उसे पता नहीं था कि सब इतनी जल्दी और इस तरह से ख़त्म होगा। अगली सुबह हम देखते हैं जियांग उसी बीच पर खड़े होकर समुंदर की तरफ देख रहा है, और अब वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा और दोबारा यहाँ कभी लौटकर नहीं आएगा। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।